डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले पार्ट में स्टडी कर चुके हैं कि द ट्रेजरी वाज एम्प्टी बिकॉज ऑफ द वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन इन हेल्पिंग द अमेरिकन कॉलोनीज गेट फ्री, और राजा को टैक्सेस बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सो लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस। तो लुइस 16 को टैक्सेस बढ़ाने की मजबूरी जो थी, फॉर रीजन्स यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? वो ये कैसे कर सकता था, टैक्स कैसे बढ़ा सकता था? अब आप सोचेंगे राजा था, वो अपनी मनमानी कर सकता था। इन फ्रेंड्स ऑफ द ओल्ड रिजिम हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, अब बराबर रिपीट करेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। 1789 की क्रांति के पहले जो भी शासन व्यवस्था थी फ्रांस में, उसे ओल्ड रिजिम कहा जाता है। द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर। तो जो भी मुकुट पहन के राजा बैठता था वहाँ पे, उसे पावर नहीं थी कि वो टैक्स को इम्पोज कर सके अपने अकेले दम पर, ऑफ हिज विल अलोन। तो उसकी इच्छा पे निर्भर नहीं करता था, रैदर बल्कि ही हैड टू कॉल अ मीटिंग। राजा को जब भी टैक्स बढ़ाने होते थे या नए टैक्स लगाने होते थे तो मीटिंग बुलानी पड़ती थी ऑफ द स्टेट्स जनरल। और आप जानते हैं स्टेट्स जनरल यहाँ पर व्हाट डज इट मीन, पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स। तो जो टैक्स के प्रपोजल्स होंगे, मीन्स जो टैक्स लगाना चाहता है राजा अपनी बात रखेगा, तो उसको स्टेट्स जनरल के लोग जब हाँ कर देंगे तो वो प्रपोजल पास होगा, तब जाके नए टैक्स लगेंगे। द स्टेट्स जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी। ये जो स्टेट्स जनरल थी ये पॉलिटिकल बॉडी थी, एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। ये तीनों जो सोसाइटी के मेन डिविजन्स थे तो उनके लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। टू विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हाँ, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, तो 3 स्टेट्स जो थे इनमें लोगों के प्रतिनिधि रहते थे। अब जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, मीन्स कि वहाँ पर पब्लिक नहीं बैठती, लेकिन 1 अरब 30 करोड़ से ऊपर जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, और इनकी संख्या इस वक्त 545 है, जिसमें से 543 चुने जाते हैं और 2 नॉमिनेट होते हैं। तो ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उसी प्रकार से आप पार्लियामेंट की जगह समझ लीजिए स्टेट जनरल थी, उसमें लोगों के प्रतिनिधि होते थे, जबकि स्टेट जनरल 3 भाग में डिवाइडेड थी। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग। लेकिन इसकी मीटिंग कब बुलाई जाए स्टेट जनरल की, ये डिपेंड करता था राजा पे कि वो कब उस मीटिंग को बुलाता है। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। वाओ, देखिए आखिरी बार जब मीटिंग बुलाई गई थी तो 1614 में बुलाई गई थी, 1614, और अब 1789 है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 175 साल के बाद ये मीटिंग दोबारा बुलाई जा रही थी, और इन 175 ईयर्स में सोचिए कितना चेंज आ गया होगा, यानी कि 1-2 पीढ़ियाँ गुजर गई होंगी। तो लास्ट टाइम जब मीटिंग बुलाई गई होगी और अब जो मीटिंग बुलाई जाएगी तो निश्चित है कि कुछ तो चेंजेस होंगे ही, लोगों के मूड डिफरेंट होंगे। एनीवे, ऑन में 1789 5 मई को बुलाई गई। आप चाहें तो डेट याद रख सकते हैं, 5 मई। लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल। तो स्टेट्स जनरल को बुलाया गया, उसकी मीटिंग बुलाई गई टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। वो नए टैक्सेस की बात रखना चाहता था, उसे पास कराना चाहता था। अ रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वार्साई वाज प्रिपेयर टू होस्ट डेलीगेट्स। तो जो प्रतिनिधि उसमें शामिल होने के लिए आ रहे थे तो वो डेलीगेट्स हो गए, और वार्साई में महल था राजा का, तो उसमें हॉल सजाया गया जो मीटिंग के लिए तैयार किया गया। रिस्प्लेंडेंट का मतलब चमक धमक, रोशनी से भरपूर, इस तरह से हाल तैयार हुआ। द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच। तो फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्जी और सेकेंड स्टेट यानी कि नोबिलिटी, तो इन्होंने 300 प्रतिनिधि भेजे, तो कुल मिला के हो गए 300 + 300 हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर। तो मान लीजिए हाल है, तो इस हाल में इधर से और इधर से ये लोग एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे हुए थे। थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड वाइल द 600 मेंबर्स, और 600 मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के। अब चूँकि ये स्टेट लगभग 98% कवर करता था जब ये मीटिंग बुलाई गई थी, तो कुल मिलाकर 6, 3, 9 और 3, 1200 लोग, 1200 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के। तो 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। अब इन्हें लास्ट में खड़े होना पड़ता था ऐसे। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। तो अब की बार जो मीटिंग हुई थी इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे थर्ड स्टेट के, मीन्स की आम जनता की तरफ से, तो वो अब की बार थोड़ा प्रॉस्परस थे, एजुकेटेड मेंबर्स थे। आप ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग आए थे इसमें। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि लगभग 175 साल बाद जब मीटिंग बुलाई जा रही है तो थर्ड स्टेट्स में भी काफ़ी चेंज आ चुका था, लोगों को एजुकेटेड प्रतिनिधि ज़्यादा भेजने के लिए अवेलेबल थे।
पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वीमेन, तो भाई किसान हो गए और जो हाथों से चीज़ों को बनाने वाले लोग हो गए आर्टिजन्स एंड वीमेन, और औरतें, वो डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, इन्हें तो भाई असेंबली में घुसना ही नहीं दिया गया, मतलब इनको मनाही थी कि आप लोग नहीं आ सकते। हाउएवर देयर ग्रीवेंसेस, दुख, तकलीफ़, वेदना, तड़प, जो भी हमारे मन में पेन होता है वो ग्रीवेंस है हमारी, एंड डिमांड्स, और उनकी मांगे। तो भाई इन लोगों की जिनको नहीं भेजा गया था, अलाउड नहीं था, तो उनकी जो भी परेशानियाँ थी वर लिस्टेड इन 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम। तो इन लोगों ने, मतलब पीजेंट्स हैं, आर्टिजन्स हैं, वीमेन हैं और आम जनता जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नहीं आ पा रही थी, तो उसने लिख लिख कर इनको अपनी बातें बताई कि इतने दिन बाद मीटिंग हो रही है, तो राजा से हमारी ये फरियाद करिएगा, ये बात रखिएगा, ये समस्याएं दूर करने की बात करिएगा। ये बहुत ही नॉर्मल है और ये छोटे लेवल पे हर जगह आज भी देखने को मिलता है और ऐसा रहेगा हमेशा। आखिर पार्लियामेंट में जो हमारे एमपीज़ क्वेश्चन रेज करते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव जिस क्षेत्र के होते हैं वहाँ की परेशानियाँ या वहाँ के विकास के लिए क्या ज़रूरी है वो सब बातें रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो ये काम भी यहाँ पर ऐसे ही हो रहा था। वोटिंग इन स्टेट्स जनरल इन द पास्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसको आपको समझना ज़रूरी है। The States General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. तो कितने स्टेट्स थे? 3 स्टेट थे। 3 स्टेट होने के नाते 3 वोट, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। तो ये प्रैक्टिस फॉलो होती थी। दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटर्मिन टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। तो राजा इसी प्रैक्टिस को जारी रखना चाहता था। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। लेकिन जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, यानी जो 600 मेंबर्स थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, अब की बार ऐसे नहीं चलेगा, अब की बार आपको वोटिंग कंडक्ट करानी है तो आपको पूरी असेंबली को एक मानकर कराना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे 1200 लोग हैं तो 1200 वोट्स होने चाहिए, वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। अब इसमें तो भारी पड़ जाएंगे लोग। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाई फिलोसफर्स लाइक रूसो। अब देखिए कि फिलोसफर्स का कितना बड़ा असर था, हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। और रूसो ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की थी अपनी जो ग्रंथ था उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, कि विल ऑफ द पीपल। वहाँ पे मैंने बताया था कि रूसो ने विल ऑफ द पीपल की बात की थी कि लोगों की क्या इच्छा है उसे माना जाना चाहिए, वो सर्वोपरि होनी चाहिए। तो अब इन सब का असर था इन लोगों के ऊपर, वही एजुकेटेड थे। व्हेन द किंग रिजेक्टेड, राजा ने कहा नहीं ये नहीं चलेगा। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली, नाराज हो गए थर्ड स्टेट के लोग। इसका मतलब थर्ड स्टेट के लोगों को अपनी कुछ पावर समझ में आ रही थी कि वी आर मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन आउट ऑफ द असेंबली प्रोटेस्ट। तो चले गए वहाँ से वो लोग। आपको धीरे धीरे एक क्वेश्चन का आंसर भी तैयार करना है जो मैं आपको पिछले पार्ट से बताता चला आ रहा हूँ कि व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हम कई कॉजेज़ पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी आप जो कॉज ढूंढ सकते हैं वो ढूंढ लीजिए। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as spokesmen for the whole French nation। तो इनके कहने का मतलब था कि हम 90% से भी ज़्यादा हैं, और उस समय तो आप 98% मान सकते हैं कि 98% से भी ज़्यादा हैं। तो एक प्रकार से अगर फ्रांस एक नेशन है, एक राष्ट्र है, तो यहाँ के लोगों का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो हम लोग करते हैं। एक प्रकार से हम ही लोग राष्ट्र हैं। तो ये फीलिंग थी उनके अंदर, यही पावर काम कर रही थी उस वक्त। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल। तो देखिए 5 मई को बुलाई गई मीटिंग और इस बीच ये सब लफड़ा हो गया। तो 20 जून को ये लोग इकट्ठा हुए जाके एक इंडोर टेनिस कोर्ट में, जो कि वारसाई महल के जो वारसाई महल जितनी दूर में था तो उसके आसपास की जो भूमि थी वो वारसाई महल का ग्राउंड ही कहलाएगा। तो वहाँ पर ये टेनिस कोर्ट था, इंडोर था, मतलब ऊपर छत थी इसके। तो ये राजघराने के लिए ये सारी चीज़ें बनी हुई थी। आप कह सकते हैं कि किंग का ही टेनिस कोर्ट था। वास्तव में हुआ क्या था, थोड़ा सा मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि जो महल था उसमें थर्ड स्टेट के लिए एक हॉल था जहाँ पर वो अपनी मीटिंग कर सकते थे। तो जब ये उस हॉल में जाना चाहते थे तो उसमें ताला लगा दिया गया, कहा कि भाई इसकी मरम्मत हो रही, रिपेयर हो रही है, इसलिए यहाँ पे इजाज़त नहीं दी जा सकती। तब ये लोग बाहर आकर इस इंडोर टेनिस कोर्ट में जाकर इकट्ठा हो गए। मीन्स कि वो लोग अपने अपने घरों को नहीं गए। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली एंड सो नॉट टू डिस्पर्स। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नाउ सी द चेंजेस। स्टेट जनरल से हटे, टेनिस कोर्ट में आए, इंडोर टेनिस कोर्ट में, और वहाँ पर जो इनकी सभा थी, मतलब ये जो 600 लोग थे, इन्होंने कहा अब हम नेशनल असेंबली है, राष्ट्रीय सभा, क्योंकि फ्रांस नेशन का रिप्रेजेंटेशन हम ही करते हैं। एंड सोर नॉट टू डिस्पर, और सब ने कस्में खाई कि हम बिल्कुल भी यहाँ से अलग नहीं होंगे, मतलब यहाँ से हटेंगे नहीं, टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक कि हम संविधान नहीं बना लेंगे फॉर फ्रांस के लिए, दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। अब तो भाई राजा ने अपनी मुसीबत बुला ली, लेकिन उस वक्त कहाँ उसको एहसास था कि ये जो चेंज है, ये मोड़ है जनता के मूड में, कहाँ तक जाएगा। दे वर लेड बाई मीराबाव एंड अबेसियाज। देखिए मीराबाव और अबेसिया
ये इनकी लीडरशिप कर रहे थे, क्योंकि कोई भी भीड़ हो अगर उसका कोई लीडर नहीं है तो दिशाहीन होती है। तो मीराबाव वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली, ये नोबिलिटी से था, बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी। लेकिन ये मानता था, ये विश्वास था इसको कि फ्यूडल सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, फ्यूडल प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए, मतलब किसी को भी मेरिट के आधार पे प्रिविलेज मिलना चाहिए, जन्म के आधार पे नहीं। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल, वो एक पत्रिका निकालता था, एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस, और वो बहुत ही पावरफुल भाषण दिया करता था टू द क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्साई। तो उसने जर्नल भी निकाला और स्पीचेस भी दी, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की। तो इसका मतलब जो है कि इस असेंबली को सपोर्ट थोड़ा बहुत बाकी जो 2 स्टेट्स थे उनसे भी मिल रहा था। अब यहाँ भी जो लिखा है हम लोग लास्ट में आएंगे, आगे चलते हैं। अच्छा, ये इमेज देख ही लेते हैं। इसमें लिखा गया है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट टेक द ओथ रेजिंग देयर आर्म्स इन द डायरेक्शन ऑफ बेली द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। तो ये भाई प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का, स्टैंडिंग ऑन अ टेबल, टेबल पे खड़ा है। डू यू थिंक दैट ड्यूरिंग द एक्चुअल इवेंट, तो ये तो पेंटिंग है, कोई फ़ोटो तो है नहीं उस समय की। तो एक्चुअल इवेंट जब घटना घटी होगी, नेशनल असेंबली में लोग इकट्ठा हुए होंगे, तो बेली वुड हैव स्टूड विद हिज बैक टू असेंबल्ड डिप्यूटीज़। देखिए यही डेलीगेट्स हैं ना, यही डिप्यूटीज़ हैं। तो ये लोग जो आए थे वहाँ पर, तो क्या उनकी तरफ पीठ करके खड़ा होगा? व्हाट कुड हैव बीन डेविड्स इंटेंशन इन प्लेसिंग बेली द वे ही हैज़ डन। तो आइए हम पिक्चर में आते हैं, इमेज में, तो हम बताते हैं वास्तव में है क्या बात। ये देखिए जो भीड़ नज़र आ रही है, थर्ड स्टेट्स के लोग हैं ये लोग। अब ये है बेली। ये बताया गया कि पेंटिंग में इसे जनता की तरफ पीठ कर कर खड़े दिखाया गया है। तो क्या वास्तव में जब इवेंट इस तरह से हुआ होगा और लोग इकट्ठा रहे होंगे, तो क्या ये इसी तरह से खड़ा रहा होगा पीठ करके लोगों की तरफ? और इस पेंटिंग को बनाया है जैक्स लुइस डेविड ने। तो इसलिए डेविड का क्या ख्याल है, इस क्या दिखाना चाहता है इस पेंटिंग में? ये देखिए सब लोग शपथ ले रहे हैं, है ना, और ये लोग सब लोग समर्थन। तो प्रिपरेटरी स्केच फॉर अ लार्ज पेंटिंग बाय जैक्स लुइस डेविड, द पेंटिंग वाज इंटेंडेड टू बी हंग इन द नेशनल असेंबली। तो ये हुआ कि भाई नेशनल असेंबली में इस पेंटिंग को टांगा जाएगा। और ये टेनिस कोर्ट ओथ इस पेंटिंग का नाम है। तो आपका क्या मानना है कि हाँ ये इसी तरह खड़ा रहा होगा? वैसे मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि इस प्रकार से पीठ पीछे खड़ी करने का मतलब ये है कि मैं लीडर हूँ और ये सब मेरे पीछे हैं, मैं भी इनके साथ हूँ। लेकिन ये काम तो उस तरह मुंह देखकर भी हो सकता था, बट हेयर द पेंटिंग ऑथर वांट्स टू टेल दैट कि द लीडर बेली, द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, was with the people of States General and he has raised some issue and all are supporting him। आगे बढ़ते हैं। अभी सिया ओरिजिनली अ प्रीस्ट, देखिए वो क्लर्जी से भी सपोर्ट पा रहे थे और मीराबाव नोबिलिटी से था। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, वहाँ उन्होंने जर्नल निकाला और इधर उन्होंने एक पैम्पलेट, मतलब जो हम छोटी जो प्रचार सामग्री होती है एडवर्टीजमेंट के लिए, 1 पन्ने की, 2 पन्ने की, 3 पन्ने की छाप कर लोगों के बीच में बांटते रहते हैं। तो कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, और उसका नेम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे हैं क्वेश्चंस। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वारसाई, वारसाई में नेशनल असेंबली बिजी थी, किसमें बिजी थी पता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीडेड विथ टर्मोइल, देखिए टर्मोइल माने संकट, मुसीबत, और सीडेड मतलब कि मन ही मन गुस्से से उबाल में थी पब्लिक, मतलब खूब गुस्से में थी। रेस्ट ऑफ द फ्रांस लिखा है ना, फ्रांस के बाकी लोग। अ सीवियर, उसका कारण क्या है? देखिए यहाँ से थोड़ा सा हमको डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक पॉइंट आपको उधर मिल चुका है, द वोटिंग प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स जनरल मीटिंग, और यहाँ कारण आपको मिलेगा ए सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट, तो कड़ाके की ठंड और उसमें बैड हार्वेस्ट। द प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज, तो ब्रेड की प्राइस भी बढ़ गई थी, क्योंकि जब खाद्यान्न कम होंगे तो प्राइस बढ़ेगी। ऑफन बैंकर्स एक्सप्लॉइटेड, और जो बैंकर्स थे मीन्स जो धन उपलब्ध कराते थे, वो ऐसी सिचुएशन में एक्सप्लॉइट करते थे, फ़ायदा उठाते थे सिचुएशन का, और खूब अन्न का भंडार लगा लेते थे, मतलब इकट्ठा कर लेते थे कि अब और महंगा होगा तो बेचेंगे, जिसे होर्डिंग कहा जाता है। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज, लंबी लंबी लाइनें लगती थी बेकरी की शॉप पर, क्योंकि जो पाव रोटी है मतलब ब्रेड वहाँ का स्टेपल फूड है। क्राउड्स ऑफ एंग्री वीमेन, अच्छा किचन संभालनी पड़ती, महिलाओं को तो और ज़्यादा गुस्सा थी। स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, दुकानों में, मतलब दुकानदार को हटा के यहाँ से 2-4 झापड़ मार के समझ लीजिए अंदर घुस जाती थी। एट द सेम टाइम, और उसी समय, द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। अब चूँकि हालात बेकाबू हो रहे थे, अब राजा ने अपनी सेनाएं भेजना शुरू कर दिया कि भाई कैसे काबू में किया जाए पब्लिक को। ऑन July 14 द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टिल। अब पब्लिक कहाँ मानने वाली थी, उसने कहा अच्छा ठीक है हम देखते हैं। 14 जुलाई की डेट अमर हो गई इतिहास में, खासकर फ्रांस की हिस्ट्री में। और उस दिन जो भीड़ थी उसने कमाल किया, और बेस्टिल का किला, जिसके जेल में कैदी रहा करते थे, जो कि डेस्पोटिक
किंग की पहचान थी, प्रतीक था, उसको धाराशाही कर दिया। और इस चैप्टर की शुरुआत ही इस इंसिडेंट से हुई थी, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड्स ऑफ द मैनर, तो कंट्री साइड मीन्स देहात का जो इलाका, तो वहाँ पर यह अफवाह फैल गई कि गांव से गांव अफवाह फैलती चली गई कि जो लॉर्ड्स ऑफ द मैनर, अब मैनर देखिए, ये मान लीजिए कोई घर है, मतलब बड़ी बड़ी हवेली है बड़ी सी, इसमें वो रहता है जमींदार, और इसके आसपास की खूब ज़मीन, तो जो हवेली या छोटा महल या छोटा किला आप कह सकते हो, जिसमें वो जमींदार जागीरदार जो फ्यूडल लॉर्ड रहता है, और उसके साथ जो उसकी पूरी ज़मीन जो उसके हवेली के साथ लगी होती है, तो उस पूरे इलाके को मैनर कहा जाता है। और ये जो जागीरदार होते थे मैनर के मालिक हो गए। और इस इलाके में जो ज़मीन थी इस पर किसान काम किया करते थे, उसमें कुछ किसान सर्व भी हुआ करते थे, मतलब जो कृषक दास जिन्हें हम कह सकते हैं, गुलाम थे। तो लॉर्ड्स ऑफ द मैनर, तो इस मैनर के जो मालिक थे, हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। तो ये बात निकल के आई, लोगों के अफवाह फैलने लगी कि जो मैनर के जो मालिक हैं, मतलब बड़े बड़े जो जागीरदार हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स, उन्होंने क्या किया हुआ है कि किराए पे गुंडे बुला लिए हैं, बदमाश बुला लिए हैं, और वो हमारी फसलों को तबाह कर देंगे। अब सच्ची बात हो ख़राब बात हो, लेकिन अब ये अफवाह फैल गई। देखिए यहाँ स्टॉर्मिंग हो चुकी है, अफरा तफरी पूरे फ्रांस में मची हुई है, और इधर गांव देहात में भी अफवाह फैली हुई है कि भाई बदमाश आ रहे हैं। कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, देखिए फ्रेंजी ऑफ फियर मतलब डर के मारे, डर से जकड़ जाना, लोगों के मन में इतना डर बैठ गया कि वो आक्रामक हो गए। पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होज, तो जो किसान थे उन्होंने क्या किया, कई ज़िलों में जो भी उनके पास हथियार थे, जैसे होज, पिच फॉक्स, ये सब इकट्ठा करके, फावड़े वगैरह लेके, और चटक्स पे, मीन्स की जो किला होता था इनका, मतलब लैंडलॉर्ड का, वो छोटा किला आप कह सकते हैं, तो उस पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि जो रूरल एरियाज़ थे, मैनर वहीं पे पाए जाते थे ज़्यादातर। द लूटेड होल्डेड ग्रेन, तो जो भंडार किया गया था, मतलब इकट्ठा करके रखा गया था गोदामों में माल, उसको लूट लिया। बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स, और अब मौका मिला तो उन्होंने कहा लाओ इसको भी जला दो, कागज़ वगज भी जला दिया। कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज़, तो जो किसान काम करते थे मैनर में, तो भाई वो टैक्स भी देते थे। कहने का मतलब ये है कि जो भी किसानों से वसूलना था राजा को, उसको, लॉर्ड ऑफ द मैनर को, तो उसका जो भी बही खाता लिखा पड़ी थी, वो सब इन्होंने जला के ख़त्म कर दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नॉवल्स फ्लेड फ्रॉम देयर, अब डर के मारे भाग खड़े हुए जो नॉवल्स थे, फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों से। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज़, कुछ तो देश ही छोड़ के भाग गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी ना कि इस तरह पब्लिक खड़ी हो जाएगी। जहाँ पे पब्लिक आमादा हो गई वहाँ पे संभालना बहुत मुश्किल काम है। उधर किले को धराशायी कर ही चुके थे वो लोग, बेस्टिल को। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, अब राजा ने देखा कि भाई मेरी प्रजा तो रिवोल्ट पे उतर आई, विद्रोह पे उतर आई, बात मानने को राजी नहीं है। अकॉर्डेड रिकग्निशन, मतलब अपनी मान्यता दे देना, टू द नेशनल असेंबली। दरअसल जब ये लोग थर्ड स्टेट के लोग आ गए थे टेनिस कोर्ट में, तो राजा नाराज़ था और वो एक्शन लेना चाहता था, लेकिन इधर पब्लिक भी बेकाबू हो गई, उधर स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल। तो ये सब कुछ देखते हुए उसने सोचा कि इसी में गनीमत है कि बात मान लो। तो उसने कहा भाई ठीक है, जो नेशनल असेंबली लोगों ने अपने आप घोषित किया है, चलो मैं भी मानता हूँ। एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट इज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी राजी हो गया कि चलो भाई अगर तुम लोग संविधान बना रहे हो तो बनाओ, संविधान में जो पावर मुझे दोगे मैं उस पावर को मानूंगा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांस के इतिहास में। द असेंबली पास्ड अ डिक्री, देखिए आदेश को डिक्री कहा जाएगा, सरकारी आदेश को। एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, तो फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया गया, और जो भी देनदारियाँ थीं, ऑब्लिगेशंस थे टैक्स पे करने के, वो सब ख़त्म कर दिए गए। और 1789 तो हम डेट एसोसिएट करते ही हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 4 अगस्त डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इसी से एक प्रकार से ओल्ड रिजीम का खात्मा हो गया। क्यों? क्योंकि ओल्ड रिजीम का जो फीचर था, फ्यूडलिज्म था और राइट्स बाय बर्थ था, वो सब ख़त्म किया गया। क्योंकि इसी दिन फ्रांस में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन पास किया गया था, और इसी दिन से इसे लागू किया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव, राजा ने कहा कि भाई ऐसा है कि सब लोग मान लो, और जो बाकी 2 स्टेट थे उनको भी कहा गया भाई शामिल हो जाओ नेशनल असेंबली में। तो मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, तो इसी जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन था, इसमें क्लर्जी को कहा गया कि भाई आप अपने सारे प्रिविलेजेस वापस करो, मतलब कि ख़त्म। टाइट्स वर अबॉलिश्ड, अच्छा जो चर्च को टैक्स जाता था उसे टाइट कहते थे, ये सब पिछले पार्ट में स्टडी कर चुके हैं, तो वो भी ख़त्म कर दिया गया। लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च, जो ज़मीन चर्च के पास थी
वो भी जब्त कर ली गई। कॉन्फिस्केट मतलब जब्त कर ली गई। एज ए रिजल्ट किसने जब्त की होगी? सरकार ने। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे, तो लगभग 2 यानी 2 अरब लिवरे की के बराबर ज़मीन सरकार के पास आ गई। अब ये यूज़ हो सकती थी, सरकारी खजाने में हेल्प कर सकती थी। यहाँ चैटो का मीनिंग दिया गया है कैसल और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबलमैन मैनर एंड स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड्स एंड हिज मैंशन, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। द स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर, अब आगे देखते हैं कि ग्रेट फियर के बारे में जिक्र है कि नहीं है। नहीं है तो लाइए जिक्र कर ही लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए ये मैप आपको ये दिखा रहा है, यहाँ पे ये लीजेंड दिया गया है। आप कैसे समझेंगे कि जब जो रूमर पहुँच गई थी गाँव-गाँव कि भाई लैंडलॉर्ड्स के जो गुंडे जो बदमाश हैं वो आके हमारी फसलों को बर्बाद कर देंगे, तो ये जो आपको सर्किल्स दिखाई दे रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, तो ये केंद्र हैं जहाँ से लोग रवाना हुए। मतलब यहाँ पर लोगों ने हरकत की और मैनर पे आक्रमण करने के लिए निकले, और यहाँ से दूर दूर तक ये जो आप एरो देख रहे हैं, ये ग्रेट फियर, लोगों के अंदर का डर यहाँ तक लोगों तक फैलता चला गया अफवाह के तौर पर। तो शुरुआत यहाँ से, और इस तरह से जो भी आपको पोर्शन वाइट दिखाई दे रहा है इसमें फैलता चला गया। ये जो ग्रीन पोर्शन है इसमें ग्रेट फियर का कोई असर नहीं था। ये सब किनारे किनारे हैं आप देख रहे हैं। और इस मैप को आप ज़रा याद भी रखिए क्योंकि क्लास 9 में ये मैप आपके सिलेबस में है। तो देखिए वॉर्डॉक्स है ये, इसको याद रखिए आप एक कि कहाँ पर है। ये पेरिस है, इसको आप याद रखिए कहाँ पर है। नेंटेस, इसको आप याद रखिए कहाँ पर है। और मार्साय, इसको आप याद रखिए कहाँ पर है। तो 4 आपके सिलेबस में इस चैप्टर से मैप के रूप में हैं जो आपको टेस्ट पेपर में मिलेगा। अब पूछा जाएगा चारों प्लेसेस कहाँ कहाँ पर हैं। इसके अलावा जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है एरियाज ऑफ अग्रेरियन रिवोल्ट अर्ली 1789, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर 1789 के पहले भी किसान विद्रोह कर चुके थे। और जो वाइट पोर्शन है ये पूरा का पूरा पोर्शन ग्रेट फियर वाला है, और ये इसके केंद्र हैं। यहाँ से जैसे भूकंप आता है तो एक केंद्र से और उसके बाद चारों तरफ फैलता चला जाता है, उसी टाइप से लोग मूव कर गए। जैसे जैसे आपको एरो दिखाई दे रहे हैं यहाँ के लोग, या कि जैसे यहाँ पे मिल गए होंगे लोग आके आसपास, तो इस टाइप से ये ग्रेट फियर किस प्रकार से फैला ये हमने मैप में देखा। आगे चलते हैं। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अच्छा, तो नेशनल असेंबली में आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बना ही डाला। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो भाई आप याद रखिए कि 1789 में क्रांति हुई, 1791 में मतलब क्रांति की शुरुआत हुई, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ फ्रांस का। वैसे मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा आपको, बस इतना बता देता हूँ कि अभी जो फ्रांस है हमारे करेंट टाइम में, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो इसको 5th रिपब्लिक बनाता है। मतलब फ्रांस इस वक्त 5th रिपब्लिक के दौर से गुजर रहा है। इसके पहले 4 रिपब्लिक यानी 4 कॉन्स्टिट्यूशन बड़े बड़े बन चुके थे, जिसमें से पहला ये भी है 1791 वाला। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक तो नहीं घोषित कर रहा था फ्रांस को, लेकिन उसके बावजूद भी ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रांस का। बाद में इसको चेंज करके 1792 में एक रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही था कि मोनार्क की पावर को कम करना। इसका मतलब यह है कि मोनार्की पूरी तरह खत्म अभी भी नहीं हो रही है। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड, इकट्ठा होना मतलब इन द हैंड्स ऑफ 1 पर्सन। तो अब राजा एक व्यक्ति है, सारी पावर जितनी भी है सरकार चलाने की सारी पावर इसी के हाथ में है। किंग ही सॉवरेन है। अच्छा अभी क्या है, जैसे इंडिया है तो इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन से अथॉरिटी ड्रॉ होती है, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राष्ट्रपति हो, सबकी पावर इसमें लिखी गई है। और प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट के जो प्रतिनिधि होते हैं चुनकर आते हैं। तो हमारा संविधान भारत को एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित करता है, और अल्टीमेटली जो सॉवरेंटी है ना डेमोक्रेसी में, इट रेस्ट विद द पीपल। आम जनता ही यहाँ पर सब कुछ होती है, और यहाँ पे एकदम उल्टा है, किंग ही सब कुछ है। वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड, तो अब क्या किया गया कि पावर बांट दी गई, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगी। वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, और पावर बांट के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को दे दी गई। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जरा बताइए अभी जो तीनों डिवीजन ऑफ पावर हैं ये किस फिलोसफर ने इनकी बातें कही थी? याद आ गया होगा, नहीं भी याद आया होगा तो मॉन्टेस्क्यू। और ये किस देश का फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, टोटल डिवीजन है वहाँ पे। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो पहली बार फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हुई। फिगर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। आइए इस फिगर को भी देख लेते हैं कैसे नया पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता था। ये हैं एक्टिव सिटीजन्स, ये हैं पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स में कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। इसमें लगभग 3 मिलियन लोग, आदमी, पुरुष और वीमेन, चिल्ड्रन भी लगभग 25 साल के जो नीचे हैं वो भी शामिल नहीं थे इसमें। इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, नो वोटिंग राइट्स। एक्टिव सिटीजन्स वो थे
जो वोट दे सकते थे, मतलब ये वोट दे सकते थे, और इनकी संख्या लगभग 4 मिलियन थी और 28 मिलियन के 4 मिलियन यानी 7वां हिस्सा। तो कितने कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। एनीवे, ये लोग डायरेक्ट सरकार नहीं चुनते थे। पहले ये चुनते थे कुछ लोगों को जिनकी संख्या होती थी लगभग 50,000, ये यहाँ पे दिया भी गया है 50,000, इनको चुनते थे लोग, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करते थे। तो ये 50,000 लोगों को चुनेंगे, जो कि एक आप कह सकते हैं कि इलेक्टोरल पैनल या इलेक्टोरल बोर्ड आप कह सकते हैं कि हमने इनको चुन दिया भाई। अब ये लोग चुनेंगे नेशनल असेंबली के लोगों को, और नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स को चुनना था। तो 745 मेंबर्स को मान लीजिए चुन भी लिया गया, इन लोगों ने वोट देकर 50,000 लोगों को चुना, और इन 50,000 लोगों ने मिलकर, क्योंकि इन सब के रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्होंने 745 मेंबर्स को चुन लिया। अब देखिए राजा से क्या संबंध है। अब इनमें से मिनिस्टर भी बनेंगे कुछ लोग, तो नेशनल असेंबली मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करेगी और नेशनल असेंबली किंग पर भी कंट्रोल रखेगी। तो नेशनल असेंबली किंग को कंट्रोल करेगी, इसका मतलब ये है कि राजा की पावर्स पूरी अब राजा के पास नहीं है, वो पावर काफ़ी कुछ नेशनल असेंबली को मिल चुकी है। और इधर ये लोग वोट देकर जजेस का भी चुनाव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो ये डायरेक्ट चुनाव कर रहे हैं और यहाँ पे डायरेक्ट चुनाव नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से कंट्रोलिंग होगी। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा को अभी भी बड़ी पावर थी। क्यों? क्योंकि राजा भी नेशनल असेंबली को कंट्रोल कर सकता था। तो कुछ कंट्रोल नेशनल असेंबली का राजा के पास था, मतलब राजा को कंट्रोल करने का था, और राजा के पास भी कुछ कंट्रोल था कि नेशनल असेंबली की हरकतों को, उनकी एक्टिविटीज़ पर कुछ अंकुश लगा सके, कुछ कंट्रोल कर सके। दरअसल वो जो था वो वीटो थी पावर, कि अगर किसी को मिनिस्टर बनाया जा रहा है तो अगर राजा नहीं चाहता है तो वीटो कर सकता था कि भाई इसे मिनिस्टर नहीं बनाना। वीटो पावर उसको कहते हैं जहाँ पर आपको किसी चीज़ को मना करने की पावर होती है कि ये नहीं होना है तो फिर वो नहीं होगा, तो उस पावर को वीटो पावर कहा जाता है, टू प्रोहिबिट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। तो एक प्रकार से मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट की पावर काफ़ी कुछ राजा के पास थी। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, क्योंकि रिपब्लिकन, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर प्योर डेमोक्रेसी थी, लेकिन उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी तो थी ही। तो ये डायग्राम मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए लेजिस्लेचर ये कानून बनाएगी, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करेगी, तो राजा भी और मिनिस्टर्स दोनों मिलके, और इसके बाद न्यायपालिका हो गई, जुडिशरी, द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। तो कानून बनाने की पावर नेशनल असेंबली के पास, विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता था। कैसे इनडायरेक्ट होता था? अगर जनता डायरेक्ट चुनती इन लोगों को, 745 मेंबर्स को जनता डायरेक्ट चुनती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जनता डायरेक्ट कहाँ चुन रही है? इन 745 मेंबर्स को चुनते हैं ये लोग और इनको चुनते हैं ये लोग, तो बीच में आया ना एक ज्वाइंट जोड़ आ गया, डायरेक्ट कहाँ बना। अच्छा, हमारे यहाँ जो चुनाव होता है पार्लियामेंट का, वो कैसे होता है? वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जिस एमपी को हम चुनते हैं पार्लियामेंट में डायरेक्ट जाके बैठता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर, वेस्टेड माने निहित कर देना, मतलब कि लो तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर ये, द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, कुछ इलेक्टर्स को चुनते थे, हु इन टर्न चोज द असेंबली, फिर वो असेंबली का चुनाव करते थे। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट, सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ 25 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को ही वोट देने का अधिकार था, और उनको अधिकार था जो टैक्स देते थे, मतलब हर एक व्यक्ति 25 साल का है तो नहीं दे सकता, उसको टैक्स देना आना चाहिए, इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज, वो भी टैक्स नहीं कि चलो थोड़ा सा भी दे दिया काम चल जाएगा, तो उस समय के हिसाब से लगभग 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स होना चाहिए। वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, इन्हें एक्टिव सिटीजन कहा गया, दैट इज दे वर इंटाइटल्ड टू वोट, तो इन्हें वोट देने का अधिकार। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा एक्टिव सिटीजन्स कौन से हैं और पैसिव सिटीजन्स कौन से हैं, मैंने डायग्राम में बता दिया था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, और अगर आपको एक इलेक्टर बनना है, मीन्स कि आपको वोट देने का हक लेना है, एंड एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली, और अगर आपको असेंबली का मेंबर बनना है, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। तो भाई जो टैक्स पेयर्स थे, तो उनमें टैक्स पेयर्स ऐसे भी होंगे जो कम टैक्स देते होंगे, कुछ ज़्यादा टैक्स देते होंगे। तो अगर आप एक वोट देने वाला इलेक्टर बनना चाहते हैं कि भाई मैं तो चुनाव करूंगा वो जो 745 लोग हैं, लेकिन साथ ही अगर आपकी इच्छा है कि आप असेंबली में चुनाव में खड़े भी हों और आप असेंबली में, नेशनल असेंबली में जाकर मिनिस्टर भी बनना चाहते हो, तो आपको अच्छा खासा टैक्स पे करने वाले लोगों में शामिल होना ज़रूरी है, हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। तो पैसे का खेला था एक प्रकार से देखा जाए तो। 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें आम लोगों को अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन अभी भी उन लोगों के हाथ में है जो अरिस्टोक्रेटिक हैं और पावरफुल लोग हैं।
ये कुछ इमेजेस हैं, हम इसमें बाद में आएंगे, नहीं और तो देख ही लेते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, जो मैंने आपको बताया था ना, कौन सी डेट बताई थी, 4 अगस्त 1789। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय आर्टिस्ट ली बाबियर। तो इन्होंने क्या दिखाया है, 1790 में पेंटिंग की थी। द फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट्स फ्रांस, तो भाई राइट साइड में जो है वो फ्रांस को रिप्रेजेंट करती है, और लेफ्ट सिम्बलाइजेज लॉ। हालांकि जो ड्रेस है फ्रांस की तो ये है, लेकिन इसमें तो यही लिखा गया है। आप देखें यहाँ पे फीमेल यहाँ भी है, फीमेल यहाँ भी है। तो जब हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें एलिगरी कहा जाता है। तो एक प्रकार से ये एलिगरीज हैं जो यूज़ हो रही हैं यहाँ पे। और ये रहा चार्टर, मैन वर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, सारे मनुष्य जन्म से ही बराबर और इक्वल राइट्स के हकदार होते हैं। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर, लिबर्टी मतलब फ्रीडम का मतलब ये होता है कि ऐसी शक्ति जो लोगों को मिलती है जो अपने विकास के लिए यूज़ हो सकती है और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने में उसका यूज़ ना हो। द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड, फॉरबिड मतलब मना करना, निषेध करना। द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी, तो कानून की ताकत सिर्फ उन्हीं एक्शंस को मना कर सकती है जो समाज के लिए हानिकारक हो। तो इस तरह से आप इसे आप पढ़ सकते हैं अपनी बुक में। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन, और ये जो है जो लिखा गया यहाँ पे, ये जो यहाँ पे राइट्स हैं वही लिखे गए हैं, और ये फेसीज है जो आगे हम देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन है एंड सिटीजन। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम, स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, जो व्यक्ति को जन्म से ही मिलने चाहिए, क्योंकि जो बाई बर्थ व्यक्ति एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है, और इनएलिएनेबल का मतलब जो राइट्स उससे लिए ना जा सकें। तो जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो राइट्स उसके पास रहेंगे। हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं वो हमारे इनएलिएनेबल राइट्स ही हैं, जो किसी खास विशेष परिस्थिति में ही सरकार आपसे वापस ले सकती है। दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाई बर्थ। तो व्हाट आर द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स? These rights are rights which are available to human beings since their birth and could not be taken away, वो उनसे वापस नहीं लिए जा सकते। It was the duty of the state to protect its citizens' natural rights, और ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो इन राइट्स की रक्षा करे और हर व्यक्ति को ये राइट्स उपलब्ध कराए। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लोग जो चाहते हैं बक देते हैं, सीमा लान जाते हैं। और हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, हर व्यक्ति अपने धर्म को पालन करने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए इंडिया को एक सेकुलर स्टेट कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर द रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जीन पॉल मराट कमेंटेड इन हिज न्यूज़पेपर, तो भाई इनका एक न्यूज़पेपर था, द फ्रेंड ऑफ द पीपल नाम था। तो उन्होंने क्या लिखा था भाई कॉन्स्टिट्यूशन पे, द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच, जो मैंने अभी आपको बताई थी बात कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वास्तव में उन लोगों ने बनाया जो धनी लोग थे। द लॉट ऑफ द पुअर, लॉट मीन्स भाग्य, लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड, तो गरीबों का और जो सताए हुए लोग हैं उनका भाग्य तो कभी ठीक होगा ही नहीं। बाय पीसफुल मीन्स अलोन, शांत तरीके से तो नहीं हो पाएगा, उग्र होना पड़ेगा। हेयर वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंसेस द लॉ, ये कानून, ये जो संविधान है, संविधान भी देश का सबसे बड़ा कानून माना जाता है। तो ये संविधान इस बात का प्रतीक है कि एब्सोल्यूट प्रूफ है, मतलब पूरा सा 100% प्रूफ है किस प्रकार से जो शक्तिशाली और धनी लोग होते हैं वो कानून को प्रभावित करते हैं। येट लॉज विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पीपल एग्री टू ओबे देम, एक प्रकार से उकसा रहा है। एक बना तो दिया गया कानून, लेकिन ये कानून तभी तक रह सकते हैं जब तक कि आम जनता इनका पालन करती है, मतलब जिस दिन पालन नहीं करेगी तो विद्रोह कर बैठेगी। एंड व्हेन दे हैव मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द अरिस्टोक्रेट्स, देखिए योक कहते हैं जुआ, तो कास्ट ऑफ माने उतार फेंकना। दरअसल जो बैल होते हैं, जो बैल उनके ऊपर ऐसे जुआ रखा जाता है जिससे कि वो एक साथ चल सकें, तो उसको हटा देने से बैल फ्री हो जाते हैं। तो एक प्रकार से यही बात यहाँ कह रहा है कि जिस दिन अरिस्टोक्रेट्स का जुआ वो हटा कर रख देंगे, उनके बंधन को तोड़ देंगे, दे विल डू द सेम टू द अदर ओनर्स ऑफ द वेल्थ, तो वही काम वो और लोगों के साथ भी करेंगे जो वेल्दी पीपल हैं। हक इनके होंगे, वही हक वेल्दी पीपल के होंगे, कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा, और ज़रूरत पड़ने पर वो उनको भी सबक सिखा देंगे। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, तो ये भी पोर्शन आपका था तो पढ़ दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स, आइए कुछ सिम्बल्स को स्टडी करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वीमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट, देखिए सब लोग पढ़ नहीं सकते थे, एजुकेटेड नहीं थे। सो इमेजेस एंड सिम्बल्स वर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, तो लोगों को चीज़ें समझाने के लिए इमेजेस और सिम्बल्स का यूज़ किया जाता था इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स। तो ये पावर थी सिम्बल्स की प्रिंटेड वर्ड्स के ऊपर। कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट आइडियाज़, द पेंटिंग बाय ली बाबियर
ये फिगर पॉइंट 8 है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यूजेस मैनी सच सिम्बल्स। तो उन्होंने अपनी पेंटिंग में इसी प्रकार के सिम्बल्स को यूज़ किया था टू कन्वे द कंटेंट। कन्वे मीन्स होता है जनता तक अपनी बात को पहुँचाना, कंटेंट मीन्स जो कुछ भी इसमें है वो अपनी बात रखना चाहते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो मानव अधिकार से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया था 4 अगस्त को 1789 में, तो उसकी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। किन लोगों तक? जो नहीं भी पढ़ना लिखना जानते थे वो कम से कम इसको देखकर तो कुछ समझेंगे। जैसे ब्रोकन चेन है, तो इनको आप याद भी रखिए कौन कौन से सिम्बल्स हैं। चेन्स वर यूज टू फेटर, देखिए फेटर एक प्रकार से चेन को ही कहा जाता है, स्लेव्स मतलब गुलाम, तो गुलामों को जंजीर पहना के रखा जाता था कि भाग ना जाए, तो वो टूट रही है, यहाँ पे गुलामी ख़त्म हो रही है। अब ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, तो एक प्रकार से ये सिंबल कोई भी देख के बता देगा कि अगर ये टूट रही है तो आदमी फ्री हो रहा है, तो एक प्रकार से फ्रीडम की और लिबर्टी की ये इमेज बात कर रही है। एक आम व्यक्ति भी इसको समझ सकता है। नीचे है जो मैंने अभी आपको बताया था, द बंडल ऑफ रॉड्स और फसीज। ऑन रॉड मतलब अगर आप एक पतली रॉड रखेंगे तो कोई भी उसे तोड़ देगा, लेकिन कई बंडल्स को आप इकट्ठा करके रखते हो तो उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। वन रॉड कैन बी इजली ब्रोकन बट नॉट एन इंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। तो ये यूनिटी की तरफ इशारा कर रही है ये इमेज। और ये देखिए ट्रायंगल के अंदर आंखें, द आई विद इन ए ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, ये थोड़ा सा कठिन है समझना, फिर भी द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। अच्छा, चारों तरफ देखने वाली ये रोशनी भी बिखर रही है, तो नॉलेज का प्रतीक है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, तो सूर्य की किरणों से प्रकाश युक्त ये जो आइज़ हैं ये नॉलेज की हैं, मतलब अंधेरा दूर होगा, मतलब ज्ञान की तरफ आदमी अग्रसर होगा। ये है सेप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो राजा और रानी अपने साथ रखते होंगे, क्योंकि रॉयल अथॉरिटी का प्रतीक है। अब ये देखने में तो पता नहीं इसका आप लोग क्या क्या अंदाज़ा लगाएं, लेकिन देखते हैं। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, ये सांप अपनी पूंछ को अपने मुंह में लिए हुआ है और एक रिंग बना रहा है, एक सर्किल बना रहा है। द सिंबल ऑफ इटर्निटी, कोई चीज़ शुरू हो चुकी है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगी, उसे कहा जाता है इटर्निटी, शाश्वत। विल रिमेन फॉर इनफाइनाइट टाइम, अ रिंग हैज़ नीदर बिगनिंग नॉर एंड। अच्छा, मतलब इसकी शुरुआत और ख़ात्मे का तो पता ही नहीं है, बस आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, इटर्नल। इसके बाद नीचे देखते हैं क्या है, ये तो बड़ी अच्छी टोपी है, रेड फ्रीजियन कैप, कैप वॉर्न बाय ए स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। अच्छा, जब वो स्लेव जो गुलाम थे जब वो फ्री हो जाते थे तो इस टोपी को पहनते, तो एक प्रकार से भी लिबर्टी का प्रतीक है। ब्लू वाइट रेड, तो ये ब्लू वाइट ये जो हल्का हल्का और रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ये राष्ट्र के फ्रांस के कलर्स हैं। द विंग्ड वीमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये कानून की देवी है। तो वही जो हम देख रहे थे यहाँ पे इमेज, तो इस इमेज में जो बताया गया था कि द फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट्स फ्रांस, तो राइट में फ्रांस है, तो वास्तव में देखा जाए तो ये तो कानून की देवी है, ये नेशनल ड्रेस है, तो ये हो सकता है कि ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो देवी है ये फ्रांस को, और ये लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद नीचे द लॉ टैबलेट, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल, सब के लिए बराबर है कानून, एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, सब इसके सामने बराबर है। देखिए इन दोनों के जो पट हैं बराबर रखे गए हैं, इसका मतलब ये है कि सब के लिए कानून बराबर है। आगे क्या है, आगे तीसरा, इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको ही पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द सिम्बल्स इन बॉक्स 1 विच स्टैंड फॉर लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, तो देखिए इक्वलिटी के लिए तो हम इसको ले सकते हैं, इक्वलिटी आप भी अपने पहचान करिए, और ये हो गया लिबर्टी। और अगर इसे देखें नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, तो फ्रेटर्निटी की तरफ जा सकता है कि भाई सब भाईचारा होना चाहिए, देश में यूनिटी होनी चाहिए, और इसके लिए भी हम फ्रेटर्निटी का सिंबल ले सकते हैं, ये जो स्ट्रेंथ वाली बात थी, तो यहाँ भी फ्रेटर्निटी हो सकती है, ये भी लिबर्टी का सूचक हो सकता है, और इक्वलिटी तो हमने यहाँ पे बता ही दिया जो कानून है। तो इस तरह से ये पहला वाला पूरा हुआ। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पेंटिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो फिगर 8, ये है फिगर 8, इस पेंटिंग का मतलब पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके दोनों पट बराबर हैं, तो ये सबके लिए बराबर कानून है, ये कानून है फ्रांस की जनता के लिए, क्योंकि ये फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही है देवी, और फ्रांस देश का हर नागरिक के समान अधिकार होंगे। लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी जो कुछ भी है सब समानता से सबको मिलेंगे, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है इमेज। और कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड, कंपेयर द पॉलिटिकल राइट्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव टू द सिटीजन्स विद आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 6 ऑफ द डिक्लेरेशन सोर्स, ये भी देखते हैं। और द टू डॉक्यूमेंट्स कंसिस्टेंट
डू द टू डॉक्यूमेंट्स कन्वे द सेम आइडिया? तो 1 and 6 तो दोनों सेम है कि नहीं है, तो आइए हम इस फिगर को भी देख लेते हैं। ये है यहाँ पे, तो ये है 1, men are born and remain free and equal in rights। तो भाई आदमी जन्म से ही आज़ाद होता है और उसके समान अधिकार होते हैं। तो 6 में क्या लिखा है? लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। जनरल विल का मतलब आम पब्लिक की जो इच्छा है, और सिटीजन्स ऑफ द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन, और अपने राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र की इच्छा व्यक्त करने, मतलब सबको अपना ओपिनियन देने के लिए फ्रीडम है। पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वो व्यक्तिगत रूप से भी अपनी बात को रख सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से भी बात को रख सकते हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। देखिए यहाँ भी इक्वल लिखा गया है और यहाँ भी इक्वल लिखा गया, तो लगभग दोनों के सेम आइडियाज़ हैं। तो ये भी हो गया। इसके बाद विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी वुड हैव गेन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791? तो किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से? विच ग्रुप्स वुड हैव हैड रीज़न टू बी डिससेटिस्फाइड? कौन इससे थोड़ा नाराज़ रहा होगा? व्हाट डेवलपमेंट्स डज मेराट एंटिसिपेट इन द फ्यूचर? तो इसका तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया था कि मेराट ने जो अपने अखबार में लिखा था, एक प्रकार से जनता को उकसा रहा था कि तुम्हें तो इसमें से कुछ मिला नहीं, फ़ायदा तो इससे वेल्दी लोगों को ही हुआ है, और ये जो डिससेटिस्फाइड लोग हैं ये चाह लें तो अपने ऊपर का जो बोझा जो इनके ऊपर डाला है अरिस्टोक्रेटिक और पावरफुल सोसाइटी के लोगों ने, उसको एक बार उतारने की ठान लें तो ये सबको सबक सिखा सकते हैं। उसके बाद 5th में चलें, इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस ऑन नेबरिंग कंट्रीज़। अच्छा, बगल के देशों पे क्या असर पड़ा होगा? जब प्रशिया है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, स्पेन है, तो इनमें क्या असर पड़ा होगा? अगर ट्रीटी ऑफ वियना देखेंगे तो वहाँ इन सबको भी देख लेंगे। ऑल ऑफ विच वर एब्सोल्यूट मोनार्की, सब जगह राजा ही तो राज करते थे। अब फ्रांस में तो थोड़ा सा चेंज आ गया है, लेकिन और जगह तो नहीं आया है। ये थोड़ा चेंज नहीं कहेंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन है फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाउ वुड द किंग्स, ट्रेडर्स, पीजेंट्स, नॉबल्स और मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी हेयर हैव रिएक्टेड टू द न्यूज़ व्हाट वाज हैपनिंग इन फ्रांस? बताइए क्या आपका जवाब होगा इसमें। फ्रांस में जो भी घटनाएं घट रही थी उनका क्या रिएक्शन हो रहा होगा? देखिए आम पब्लिक तो समर्थन कर रही होगी, काश हमारे यहाँ भी हो जाए, लेकिन जो मोनार्की होगी, नोबिलिटी होगी, क्लर्जी होगी, वो सोच रही होगी मौका मिले तो फ्रांस में जाकर हम सैनिक सहायता से दोबारा किंग को वापस ले आएँ। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत नहीं सोच रहे हैं। अब चूँकि कोर्स में ज़्यादा है नहीं, लेकिन राजा ने 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसको बड़े अनमने मन से उन्होंने सहमति दी थी, लेकिन भागने की भी कोशिश की थी। तभी उन्हें 1792 में गिरफ्तार किया गया, और बाद में तभी उन्होंने 1791 में भागने की कोशिश की, और बाद में उन्हें इसी देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया उनके ऊपर। और राजा की कोशिश थी कि इन सब से मदद लेकर वो ये जो विद्रोह लोगों का है उसे शांत कर दे, तभी तो पब्लिक भड़क गई थी, और अंत में राजा और रानी दोनों को एक्सिक्यूट कर दिया जाता है 1793 में। तो ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है, और जो अगला पार्ट होगा उसमें हम स्टडी करेंगे कि फ्रांस अबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। तो आगे कॉन्स्टिट्यूशन में और चेंज आएगा, जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसमें भी चेंज किया जाएगा, और फर्स्ट रिपब्लिक फॉर्म होगा फ्रांस, तो हम इसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए योर अजीत सर सेज यू गुड बाय, हैव अ गुड टाइम विद द स्टडीज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। बाय बाय, टेक केयर।